जय हिंद दोस्तों, कल यूएन जनरल असेंबली में माननीय मोदी जी ने देश का पक्ष रखा। बड़े सार्थक रूप में उन्होंने सभी बिंदुओं को इंकित किया। एक प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में जो भारत का अधिकार है कि यूएन की जो एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है, अर्थात यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत को स्थान परमानेंटली मिलना चाहिए विथ वीटो पावर, क्योंकि दुनिया के 6 में से 1 व्यक्ति जो है वह तो भारतीय है, वह हिंदुस्तानी है। और जब भारत को वहां पर परमानेंट सीट नहीं है, वीटो पावर नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से उस बॉडी में नहीं है, जो कि एपेक्स बॉडी है यूएन की। अब हमको कब मिलेगा यह अपना जो हक है, जो अधिकार है, जो स्थान मिलना चाहिए, ये अपने आप में $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि उसके 2 तरीके होते हैं मिलने के। एक तो यूएन जनरल असेंबली 2/3 मेजोरिटी से वोट करें, वह तो हमारे पक्ष में है, उसमें कोई समस्या नहीं। अभी हमने देखा कि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में हम इलेक्ट हुए। दूसरा जो है कि जो P5 हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, इनमें से कोई उस पर अपना वीटो का उपयोग नहीं करे, कोई आपत्ति दर्ज नहीं करे। तो आपत्ति दर्ज करने तक भी ठीक है, लेकिन वीटो का उपयोग नहीं करे या तो एब्सटेन हो जाए वोटिंग के समय। तो इसमें 4 जो देश है चाइना के अथवा, उनको कोई समस्या नहीं है भारत को इंक्लूड करने में। अब समस्या जो उत्पन्न करता है वह चाइना करता है। कब तक करेगा, यह $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया तो चाहती है, दुनिया के अधिकांश देश चाहते हैं, P5 में से जो P4 हैं वे भी चाहते हैं कि भारत को सही स्थान मिले, लेकिन चाइना अड़ंगे अड़ाता है। अब थोड़ा सा हम यह समझें कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कौन सी सिक्योरिटी काउंसिल है। वास्तव में ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पावर डायनामिक्स थी इस दुनिया की, उसको दर्शाती है। उस समय बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ रशिया था अर्थात यूएसएसआर था, एक तरफ यूएस था, और उस हिसाब से जो विनिंग कॉम्बिनेशंस थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीती थी, उनको प्रतिनिधित्व मिल गया था। यदि वास्तव बात करें कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया जाए, तो आप देखेंगे कि 5 में से 2 मुल्क तो ऐसे हैं जिनको प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलेगा, वीटो बहुत दूर की बात है। आज यदि इंक्लूड करने की बात हो तो डेफिनेटली भारत को स्थान मिलेगा, डेफिनेटली जापान को स्थान मिलेगा। यदि यूरोप में किसी को मिलना है तो सबसे पहला अधिकार जर्मनी को स्थान मिलेगा। और इसी प्रकार से यूएन की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिफॉर्म्स की बात हुई, उसमें G4 करके जो ग्रुप है, जिसके अंदर भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राजील है, इसने जो अपने बिंदु रखे थे वे आज भी सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले बिंदुओं में से हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, किस प्रकार सिक्योरिटी काउंसिल में नए मेंबर्स को ऐड करना चाहिए, किस प्रकार परमानेंट और किस प्रकार से नॉन परमानेंट मेंबर्स में एक्सपांशन होना चाहिए। इन सब बिंदुओं पे चर्चा की थी। और यदि आज के समय में देखें, यदि ग्लोबल स्वरूप देना है इस बॉडी को, तो डेफिनेटली भारत को होना आवश्यक है। उसमें दक्षिण अफ्रीका से कोई भी देश नहीं है, तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है हर कसौटी पर, तो ब्राज़ील को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कम से कम 1 मेंबर होना चाहिए अफ्रीका का, क्योंकि अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मिडिल ईस्ट से 2 मेंबर्स होना चाहिए, जिसमें 1 अरब कंट्री और 1 इजराइल। तो मैं बोलता हूं कि आज जो यह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये 7 दशक पुराना जो दुनिया थी उसको दर्शाती है, जो पावर डायनामिक्स थे दुनिया के उनको दर्शाती है, ना कि आज का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। दुनिया बहुत बदली 7 दशकों में। बाइपोलर वर्ल्ड था, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो पावर डायनामिक्स है वह इसमें दर्शाया नहीं जा रहे हैं। डेफिनेटली जल्द से जल्द भारत को स्थान मिलना चाहिए। डेफिनेटली हमको चेंजेस की आवश्यकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तभी लेजिटिमेसी होगी यूएन की। धन्यवाद।